जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, सृजन संवाद पिछले 11 वर्षों से निरंतर गोष्ठियां करता आ रहा है। हर महीने हम एक गोष्ठी करते हैं और आज से वो अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये इसकी 12वें वर्ष की पहली गोष्ठी है, तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हम लोग 12वें वर्ष में आ गए हैं और निरंतर गोष्ठियां करते हुए आए हैं। पहले हमारे यहाँ लोकल ऑफलाइन गोष्ठियां होती थी, जैसा कि सारी दुनिया में चल रहा था, लेकिन कोरोना के कारण हम लोगों ने ऑनलाइन गोष्ठियां प्रारंभ की। और जब पहले ऑफलाइन गोष्ठियां होती थी तो सिर्फ जो जमशेदपुर में उपस्थित होते थे लोग वो ही शिरकत कर पाते थे, लेकिन ऑनलाइन का ये फायदा हुआ कि देश विदेश से भी लोग जुड़ने लगे हैं। लेकिन जब ऑफलाइन गोष्ठियां हो रही थी तब भी सृजन संवाद में बहुत अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोगों ने यहाँ पर मंच साझा किया। वो चाहे कहानीकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे सिनेमा से जुड़े हुए लोग हों। और सृजन संवाद साहित्य, सिनेमा और कला से जुड़ी हुई संस्था है। हमारा ये प्रयास होता है कि हम नए लोगों को जरूर आमंत्रित करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें, साथ ही साथ उनको चस्का लगाएं। जो नई पीढ़ी है, हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम नई पीढ़ी को साहित्य, कला और सिनेमा का चस्का लगाएं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले के लोग, जो अनुभवी लोग हैं, वो आए और अपनी बात रखें, क्योंकि नई पीढ़ी तभी सीखेगी, नए लोग या जिन्होंने काम अभी भी शुरू किया है वो तभी सीख पाएंगे जब अपनी विरासत को जान पाएंगे, अपनी विरासत, अपने से पहले लोगों ने क्या काम किया है या अभी लोग क्या काम कर रहे हैं। वो जब इसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उन्हें भी काम करने में रुचि भी होगी, प्रेरणा भी मिलेगी और वे काफी कुछ सीख भी पाएंगे। हालांकि हर कलाकार मौलिक होता है और वो अपने अंदर की प्रेरणा से काम करता है, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन बाहरी तत्व भी उस पर जरूर असर डालते हैं। और आज 12वीं गोष्ठी कला से संबंधित है और इसका हमने, जैसा कि नाम पोस्टर में आपने देखा होगा, नाम दिया है चित्र एवं नृत्य से जुड़ी ये गोष्ठी है। तो आज हमारे पास दो कलाकार हैं, तीनों कलाकार हैं, लेकिन दो चित्रकला से जुड़े हुए हैं और एक नृत्य कला से जुड़ी हुई हमारे पास कलाकार हैं। हम लोगों ने पहले सोचा कि किस क्रम में रखें, तो मुझे लगा कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको ही पहले मौका देना चाहिए, ताकि वो बाद में बैठ करके आराम से सुने कि जो अनुभवी लोग हैं वो अपना अनुभव कैसे साझा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने सोचा कि 3 ऐसे लोगों को बुलाएं जो नए भी हों, बीच के भी हों और अनुभवी भी हों खूब। हमारे पास चूंकि गूगल मीट खरीदा हुआ नहीं है, इसलिए क्या हो रहा था कि हमारे पास रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं हो रही थी, लेकिन उसके लिए भी इसी मंच के सदस्यों ने हमें सहायता की है। मैंने एक सदस्य से बात की, उन्होंने दूसरे सदस्य से बात की और आज बहुत अच्छी बात यह है कि हम रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, जो कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब मंच पर इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं, महत्वपूर्ण लोग अपनी बात साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, अपनी कला, अपने साहित्य की दुनिया को हमारे सामने खोल रहे हैं, तो उसका कहीं न कहीं दस्तावेजीकरण होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा कितना भी आवश्यक हम काम करते हैं, उधर से जाओगी, उधर से आओगी, कितना भी हम लोग आवश्यक काम करते हैं और अगर उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो एक तो सब लोग तत्काल नहीं सुन पाते हैं, दूसरी बात यह है कि बाद में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ हासिल नहीं बच पाता है। रिपोर्ट में थोड़ी बहुत बातें आती हैं लेकिन पूरी बात नहीं आती, इसलिए ये आज बहुत ही खुशी की बात है। और जो सदस्य हमारी सहायता कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में, मैं उनको शुरू में ही धन्यवाद देना चाहूँगी। तो हम लोग कार्यक्रम में आज 3 लोगों को सुनने वाले हैं। हमारे पास 3 वक्ता हैं। अंकित उपाध्याय हैं, हमारे पास स्वप्निल
सत्यम वदा है और हमारे पास राजेश एकनाथ पाटिल जी है। हम लोग बात शुरू करेंगे अंकित उपाध्याय से। अंकित उपाध्याय की बात जब हम करते हैं तो जो भी व्यक्ति फेसबुक पर जुड़ा हुआ है वो अंकित के अंकन से जरूर परिचित है। मैंने भी अंकित को बहुत पहले से देखा है, जब वो अंकन नहीं कर रहे थे शायद तब से मैंने उन्हें देखा है और उन्हें विकसित होते हुए देखा है कि किस तरह वो धीरे 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 अपने काम में पारंगत होते जा रहे हैं। उन्होंने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, उन्होंने लैंडस्केप भी बनाया है और उनके बनाए पोर्ट्रेट पर एक कैलेंडर भी बना था जो कि मुझे भी मिला और मेरे पास भी 1 साल तक रहा और बहुत सारे सृजन संवाद की गोष्ठियों के पोस्ट फोटोज में भी वो कैलेंडर आ गया है। तो वो एक फोटो के रूप में सुरक्षित भी हो चुका है यहाँ पर। तो अगर हम अंकित की बात करें तो वो एक साहित्यिक परिवार से आते हैं। शायद इस कारण भी उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों के पोर्ट्रेट बनाए हैं और चूंकि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के प्रति उनको बहुत लगाव है, इस कारण उन्होंने लैंडस्केप भी बनाए हैं। लेकिन लैंडस्केप शुष्क लैंडस्केप नहीं है, बल्कि वहां पर भी हम मानवीय उपस्थिति, मानवीय भावनाओं को हम वहां पर अवश्य देख सकते हैं। और एक और विशिष्ट बात अंकित की ये है कि उन्होंने कहीं से किसी विद्यालय से, महाविद्यालय से पेंटिंग की जो कला है उसका प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो स्वशिक्षित व्यक्ति हैं और शुरू में उन्होंने बहुत सारे माध्यमों से उसका अपना काम किया, प्रयोग किए तरह तरह के, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि पेंसिल ही उनके लिए सर्वोत्तम माध्यम है और वो पेंसिल में ही अपना काम कर रहे हैं। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि हम अंकित के मुंह से ही उनके विषय में सुने। हमारे पास हर वक्ता के लिए करीब 20 मिनट का समय होगा और वो बताएंगे कि वो कहाँ से उन्होंने अपनी कला का प्रारंभ किया, कौन उनकी प्रेरणा रहा, कहाँ से प्रेरणा मिली उन्हें, वो किस तरीके से संघर्ष करते हुए या किस तरीके से उनकी यात्रा आगे बढ़ी, उन्होंने क्या हासिल किया, दूसरों की क्या प्रतिक्रिया है, उनको क्या लगता है अपनी कला के विषय में, साथ ही साथ अब जो वो काम करते हैं उसको वो किस दृष्टि से देखते हैं और आगे उनकी क्या योजना है। तो उनकी कलात्मक यात्रा के विषय में हम उनके ही मुंह से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अंकित उपाध्याय को। प्लीज अंकित। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए पहला अवसर है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ और अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सृजन संवाद और विजय जी का, जिनके माध्यम से यह अवसर मुझे मिला है। अपनी बात शुरू करूँ इसके पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। जो मित्र मेरे काम से परिचित नहीं है वो भी उसको थोड़ा जान पाएंगे। शुक्रिया।
मैं बोलने में इतना सहज नहीं हूँ और ये पहला अवसर है मैं ये कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात एक टिप्पणी के रूप में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। प्रिय दोस्तों, बोलना कम पसंद रहा, इसलिए और तरीकों से बोला हूँ अब तक, लिखकर या चित्रों में। उस जगह भी शब्दों से ज़्यादा रेखाएँ आसान लगती। आज मुझे बात करनी है अपनी कला के बारे में, तो वहाँ भी लिखकर ही बोलूँगा। दोस्तों, कला की दुनिया से मेरा बचपन से नाता रहा। पिताजी श्री रमेश उपाध्याय तो प्रसिद्ध कथाकार, नाटककार थे ही, विस्तृत परिवार के कई सदस्य भी तरह-तरह की कलाओं से जुड़े हुए थे। तो इस तरह कहानियों, कविताओं, नाटकों, फिल्मों और चित्रों के बीच मैं पला-बढ़ा। बचपन के शनिवार हमारे लिए खास होते थे। पिताजी उस दिन साहित्यकार मित्रों से मिलने कनॉट प्लेस से कॉफी हाउस जाते और लौटते समय किसी हफ्ते हमारे लिए हिंदी में छपी सुंदर रूसी किताबें लाते। मुझे कहानियों से ज़्यादा अपनी तरफ खींचते उसके साथ छपे चित्र। मैं उन्हें देर तक देखता। आकृतियाँ मेरे मन में भी घूमती, लेकिन कागज पर न उतरती। बचपन से ही मैं बहुत एकाकी रहा, ज़्यादा मित्र बने नहीं। अपने उस एकांत में चित्र ही मेरे मित्र बने। इस तरफ सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, वे थे मेरे पिता। चित्रकला की तरफ मेरा रुझान देख उन्होंने मुझे बहुत सी किताबें तो भेंट की ही, कई कला प्रदर्शनियों में भी साथ लेकर जाया करते थे। धीरे-धीरे मैं भी कुछ रेखाएँ खींचने लगा, कुछ आकृतियाँ बनाने लगा, लेकिन यह कोई व्यवस्थित ढंग से कुछ काम करने जैसा नहीं था। पिताजी को चित्रकला का काफ़ी ज्ञान था। एक समय उन्होंने दिल्ली के कला जगत के बारे में काफ़ी समीक्षात्मक लेखन किया था। कलाकारों के साक्षात्कार लिए थे। कई चित्रकार उनके मित्र थे और उन्हीं में से एक थे हरिपाल त्यागी। मैंने सबसे पहले जिस चित्रकार को सबसे निकट से रूबरू देखा, वे थे हरिपाल त्यागी। दिल्ली में उनकी एक एकल प्रदर्शनी लगी थी, हादसा नाम से। पिताजी के साथ मैं भी गया। बाद में उस प्रदर्शनी के कैटलॉग से देखकर प्रैक्टिस के तौर पर एक चित्र मैंने भी बनाया। कुछ दिन बाद वे हमारे घर आए। मैंने वह चित्र उन्हें दिखाया तो पहले वे नाराज हुए, फिर समझाते हुए बोले, अपना रास्ता तलाशो, अपना हुनर पहचानो। तब जिस चीज में तुम महारत पा लोगे, वही तुम्हारी पहचान बनेगी। उनकी इस बात को मैंने अपना मकसद बनाया और उससे अपना मन टटोलना शुरू किया। मेरे मन में सवाल उठने लगे, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें खराब लगती हैं। ज़िंदगी के कौन से ऐसे दृश्य हैं जो मेरे मन में ठहर जाते हैं, कौन से ऐसे दृश्य हैं जिन्हें मैंने देखा लेकिन वे औरों की नज़र से छूट गए। क्या मैं उन्हें दूसरों को दिखा सकता हूँ? इसी तरह के बहुत से सवाल। तब मैंने अपने आसपास के दृश्य कागज पर उतारने शुरू किए। शुरुआत जिसका टस बनाने से हुई, लेकिन धीरे-धीरे मैं अपने देखे हुए में अपनी नज़र के साथ अपना नज़रिया भी मिलाने लगा। अपने संकोची और खामोश स्वभाव के कारण मैं बातों में ज़्यादा नहीं घुल पाता था, लेकिन चीज़ों को देर तक देखना मुझे पसंद है, खास तौर से प्रकृति। पिताजी को यात्राएं करना भी बहुत पसंद था, तो उनके साथ हम भी खूब घूमे। तरह-तरह के प्राकृतिक माहौल से परिचय होता रहा। पहाड़, नदी, रेत, जंगल, अंधेरा, उजाला, धूप, दिन, दोपहर, रात, बारिश, सब। फोटोग्राफी का भी मुझे शौक रहा। जब हम घूमने जाते तो मैं भीड़ से अलग कुछ फोटो ऐसे खींचता जिन दृश्यों पर किसी का ध्यान ना होता, फिर अभ्यास के तौर पर उन्हें अपने ढंग से बनाता। धीरे-धीरे तस्वीरों पर निर्भरता कम होती गई और मन में खिंची तस्वीर ज़्यादा काम आने लगी। प्रकृति ने ही अनुपात और समानुपात यानी प्रपोर्शन की समझ मुझे दी। मुझे लैंडस्केप बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे चित्र देखकर अक्सर कई लोग कहते हैं कि इनमें मनुष्य नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य की आकृति का चित्र में होना ही मनुष्य होना नहीं है। वह ना होकर भी उन चित्रों में मौजूद है। आप मेरे चित्रों में अक्सर पानी और उस पर पड़ने वाले प्रतिबिंब देखते होंगे।
पानी मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता है। शांत हो या शोर मचाता पानी, मैं घंटों उसके पास खामोश बैठा रह सकता हूँ। उसकी खामोशी में अपनी खामोशी और उसके शोर में अपने मन में उठने वाला शोर मिला सकता हूँ। पानी मेरा दोस्त है, इसलिए मेरे चित्रों में भी चला आता है, लेकिन ज़्यादातर खामोश पानी। इसके अलावा जो आप मेरे चित्रों में तरह तरह से पाएंगे वह है पेड़। पेड़ एक जगह खड़े हुए भी मुझे चलते फिरते और संवाद करते लगते हैं। हर पेड़ जैसे एक अलग शख्सियत। मेरे घर के नीचे पलाश का एक पेड़ है। पड़ोसियों को अपनी गाड़ी पर गिरने वाले उन पत्तों की वजह से वह अपना दुश्मन सा लगता है, जैसे एकदम बेकार खड़ा। वे जब तक उसकी डालियां कटवाते रहते हैं। उस वक्त पलाश के तने के खोखल में रहने वाला पक्षी पठाल सा चिल्लाता रहता है। बहुत से लोगों को लगता होगा पेड़ आखिर करते क्या हैं। मेरे प्रिय कवि राजेश जोशी की एक छोटी सी कविता है, पेड़ करता क्या है। कविता इस तरह है। माँ कहती है पेड़ रात में सोते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं दिन भर। हम्मार हम्माली करता है, मजूर मजूरी, अफसर अफसरी करता है, बाबू बाबूगिरी, और रात को थक कर सोता है। और पेड़ पेड़ क्या करता है दिन भर। मुझे तो मनुष्य भी पेड़ का ही एक रूप लगते हैं, चलने वाले पेड़। पेड़ का होना जीवन का होना है। लैंडस्केप में मुझे नजर का फैलाव लाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि दूर तक और देर तक किसी दृश्य में देखा जा सके। लेकिन मैंने दूर ही नहीं, नजदीक भी देखने की कोशिश की है। और यहाँ मैं मनुष्यों के पास आया। मैंने पोर्ट्रेट भी बनाने शुरू किए। सबसे पहला पोर्ट्रेट मैंने माँ कवि निराला का बनाया। इसी पुस्तक में उनकी तस्वीर देखी, वह इतनी जिंदा लगी कि मैंने उसे पहले रेखाओं में बनाया, फिर उसमें अपने हिसाब से रंग भरे, दोनों को साथ रखकर देखा। मुझे जैसे एक सेकंड में अपना माध्यम मिल गया, पेंसिल। उसके बाद मैंने बहुत से साहित्यकारों के पोर्ट्रेट्स बनाए। घर में साहित्यिक माहौल था तो सबसे नजदीक साहित्यकार ही थे। निराला जी के बाद प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, पंत, मुक्तिबोध, शमशेर, फैज अहमद फैज, अमृता प्रीतम, रघुवीर सहाय, सुभद्रा कुमारी चौहान, भीष्म सानी, राहुल सांकृत्यायन के अलावा कई अन्य देशों के साहित्यकारों के पोर्ट्रेट्स भी मैंने बनाए। और इसी दौरान वह दिन आया जिसका शायद मुझे मन ही मन इंतजार था। एक विश्व पुस्तक मेले में शब्द संधान के स्टॉल पर तीन तरफ साहित्यकारों के मेरे बनाए हुए पोर्ट्रेट्स लगे। एक दिन हरिपाल त्यागी जी मेला घूमते हुए वहां आए, रुके, देर तक चुपचाप सब पोर्ट्रेट्स देखे। फिर मेरी पीठ थपथपाते हुए खुशी भरी आवाज में बोले, वाह, सब सुंदर। अब बनी बात, कितने अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाते हो तुम। उनकी वह शाबाशी मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। साहित्य के पोर्ट्रेट्स साहित्यकारों के पोर्ट्रेट्स बनाने के बाद मैंने अन्य कला के क्षेत्रों के भी चुनिंदा व्यक्तित्वों के पोर्ट्रेट्स बनाए। फिर मैंने अपने आसपास के और अनजान लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए। लैंडस्केप ने मुझे दूर तक देखना सिखाया, तो पोर्ट्रेट्स ने एकदम निकट। हर चेहरे की अपनी खासियत। उस खासियत को पकड़ने के लिए देर तक चेहरे को देख। कभी कभी एक ही नज़र में वह मिल जाती है। उसी को पोर्ट्रेट में उभार देने से पोर्ट्रेट जिंदा हो सकता है। तस्वीर को पेंसिल से कागज पर उतारना नकल नहीं। नकल तो फोटोग्राफी में भी नहीं हो सकती। एक ही सूर्यास्त को हर तस्वीर में अलग पाएंगे आप, है ना। मैंने ऑयल पेंट, वाटर कलर और ड्राई कलर सब में प्रयास किए, लेकिन भाई मुझे पेंसिल है। लैंडस्केप में मैं रंगीन पेंसिलों का इस्तेमाल करता हूँ और पोर्ट्रेट्स में काली पेंसिल का। सबसे सारी चीज है पेंसिल, अपने में मुकम्मल। ज्यादा चटक रंग मुझे बहुत भाते नहीं, वे अपनी तरफ ही सारा ध्यान खींच लेते हैं और इस कारण बहुत कुछ देखने से छूट जाता है। जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना। खूब बोलने वाले, तड़क भड़क वाले, टेढ़े और असाधारण किस्म के लोग सबकी आंखों में आ जाते हैं। लेकिन जो खामोश रहते हैं, जो सादे होते हैं, जो सीधे होते हैं, जो साधारण होते हैं, उन पर नजर जाने से छूट जाती है। मैं उन सबको देखना चाहता हूँ। जिंदगी में छूट जाएं तो अपने चित्रों में उन्हें रख लेना चाहता हूँ।
मेरे लिए कला का मकसद अपना मंच कहना है, लोगों से मिलना है। जीवन में बहुत मिलनसार नहीं रहा, तो रेखाओं और रंगों के जरिए मुझे मिल लिया। और देखिए ना, चित्रों ने ही मुझे आप सबसे भी मिलवाया। बोलना अब भी कठिन ही काम बना हुआ है मेरे लिए, लेकिन देखना और सुनना बहुत जरूरी और आसान। अपनी नज़र से देखना, और आज के समय में देखना, वह भी अपनी नज़र से देखना किस किस तरह से रुक रहा है। स्क्रीन से बाहर दुनिया को देखना, खामोशी से उससे जज्ब करना, और फिर कविता, कहानी, गीत या चित्र में उसे अपने ढंग से फिर जिंदा करना। देखने की इसी बात पर मुझे हरिपाल त्यागी जी की एक कविता याद आती है। कविता का शीर्षक है आओ पुल पर चलें। यह कविता एक पुल पर से बांदा शहर को देखने की कविता है। एक चित्रकार जब दूर से एक शहर को देखता है तो उसके शब्दों में भी चित्र ही उभरता है। कविता इस तरह से, आओ पुल पर चलें, वहीं से देख पाएंगे टुनटुनिया पहाड़, पत्थरों की संगीत सभा, पीछे मुड़ देखेंगे पूरे शहर एक साथ। सामने बांदा का किला, पुल पार ऊंचे एक टीले पर जुटे मटमैले बच्चों से घर, परस्पर सहारे पर टिके हुए, धरे एक दूसरे के कंधे पर कपरैली से। घाटी में झांकता हुआ गांव, निर्वसन श्यामा नदी केन, चुपचाप लेती है बेखबर, आओ पुल पर चले। कला के बारे में यह बात एकदम सच है कि वह अकेले में रची जरूर जाती है, लेकिन सबसे मिलने पर ही उसका होना सार्थक है। मेरे अकेलेपन के साथी मेरे चित्रों ने मेरे लिए स्नेह भरी एक दुनिया का दरवाजा खोला। मैं आप सबसे मिला, सबसे मिलने की एक झिझक थोड़ी मिटी। इस स्नेह के लिए आप सबका शुक्रिया, उन सबका शुक्रिया जो मुझे अनजाने ही इतना कुछ सिखाते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे बेहतर बनाते हैं। एक बार मैं फिर आभार व्यक्त करना चाहूँगा विजय जी का और सृजन संवाद का। उन्होंने मुझको ये अवसर प्रदान किया, और आप सब साथियों का कि आपने मेरे को इतने धैर्य से सुना। धन्यवाद। वाह अंकित, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। आप कह रहे थे कि आपको बहुत संकोच है। मैं जानती हूँ कि आपका स्वभाव बहुत संकोची है, लेकिन जो बातें आपने विजय रखी जी वो माइक ऑन कर बहुत- लीजिएगा प्लीज। मेरा माइक तो ऑन है, मेरा माइक ऑन है। आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज। जी 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 आ रही है। ओके ओके। मैं ये कह रही थी कि अंकित का स्वभाव बहुत संकोची है, लेकिन उन्होंने अपनी बातें बहुत सुंदर ढंग से रखी हैं। और चूंकि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से अधिकांश लोग उनके पूरे परिवार से परिचित हैं, तो उन्होंने अपने पिता की बात की, पिता से ही उन्हें बचपन से प्रेरणा मिली कला की। ये सही बात है। और रमेश जी को हम सब जानते हैं कि वो साहित्यकार के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान थे, और उनका कई विधाओं में काफ़ी उनकी रुचि थी, और वहीं से बेटे को भी रुचि मिली। तो ये बहुत अच्छी बात है। परिवार जब किसी कला को प्रोत्साहन देता है तो ये बहुत ही रेयर होता है। अक्सर तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे जो है वो एकदम रूटीन वाले काम में जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। लड़की है तो एजुकेशन में चली जाए, शिक्षण विभाग में चली जाए। लेकिन कोई बच्चा कला की ओर जाना चाहता है और पेरेंट्स से उसको प्रेरणा मिले, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस मामले में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका परिवार साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपके यहाँ साहित्यकारों का, कलाकारों का आना जाना था, और वहाँ से भी आपको प्रेरणा मिली। हरिपाल त्यागी जी को मैंने कथा देश में खूब पढ़ा देखा, और उनसे शुरू में आपको जरूर एक झटका सा लगा हो जब उन्होंने कहा कि क्यों नकल कर रहे हैं, क्यों नहीं असल की ओर जाते हो। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने आपकी तारीफ की, और ये तारीफ सच में किसी पुरस्कार से कम नहीं है। और आपने जो अपनी बात कही कि हम दूर और नज़दीक दोनों ही देखते हैं, और आप एक कलाकार के नाते दूर की चीज़ें भी देखते हैं और नज़दीक की चीज़ें भी देखते हैं, और इनके लिए दो अलग अलग तरह का प्रयोग कला में आप करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जीवन में भी।
हम बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दूर से देखते हैं। और आपने जितने साहित्यकारों के पोर्ट्रेट बनाए हैं, उसमें तो बिना नाम लिए हुए, बिना लिखे हुए भी सारे लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि वो इतने असल के इतने नज़दीक हैं कि उसमें कोई पहचान में कोई संकट नहीं आएगा। यहाँ पे एक छोटी-सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी। स्कूल के ज़माने में मैंने भी चित्रकला का प्रयास किया और सबसे पहले पोर्ट्रेट ही बनाए। मैंने 2 पोर्ट्रेट बनाए, पता नहीं कैसे बने थे, रखे भी नहीं हैं। मैं उस दिशा में आगे गई भी नहीं। एक तो मैंने पंत जी का बनाया था, दूसरा नेहरू जी का बनाया था। अभी सोचती हूँ तो हँसी आती है और मैं भूल भी गई थी। आज जब आप बात कर रहे थे तो मुझे ये याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसे शेयर कर लूँ। और अगर आप देखेंगे कि आपके बोलते समय जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, उन्होंने किस तरीके से आपको प्रोत्साहित करने वाले, आपकी प्रशंसा में जो मैसेजेस दिए हैं, मैं मैसेज बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी और उन्हें आप तक पहुँचाऊँगी भी। तो बहुत ही अच्छा हमें लगा आपका कविता और पानी दोनों से जो आपका संसर्ग रहा है, जो संबंध रहा है, और उसको किस तरीके से आपने अपनी कला में प्रस्तुत किया है, ये सच में बहुत ही मानी खेल है। बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत सबको सुनने में मज़ा आया, आपके विषय में और जानने का मौका मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सृजन संवाद के कार्यक्रम में आगे भी जुड़ेंगे, भले ही वो साहित्य का कार्यक्रम हो, सिनेमा का कार्यक्रम हो या कला का कार्यक्रम हो, तो बहुत अच्छा होगा। प्रज्ञा इस मंच से जुड़ी हुई हैं, प्रज्ञा यहाँ की सदस्य हैं, और उनसे आप ज़रूर मैसेज ले सकते हैं, और मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको मैसेज देती रहूँगी। हम हर महीने कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता की ओर चलूँगी। हमारी अगली वक्ता जो हैं, वो बैंगलोर से हैं। असल में वो जमशेदपुर से हैं कहना चाहिए, जमशेदपुर की वो बहू हैं, लेकिन आजकल वो बैंगलोर में रह रही हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र बैंगलोर में हो गया है। वो सृजन संवाद की गोष्ठी में एक बार पहले भी यहाँ आई थी, तब मैंने उन्हें रूबरू भी देखा था। उसके बाद भी 1-2 बार बाहर देखने का उन्हें मौका मिला है। एक बार मैं उनके घर गई, तब भी उनको देखा। लेकिन आज जो रूप उनका देखने वाले हम लोग, वो रूप मैंने नहीं देखा है। वो रूप है एक नृत्यांगना के विषय में। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर स्वप्निल सत्यमवदा की। डॉक्टर स्वप्निल सत्यमवदा हमारे एक बहुत ही अजीज सदस्य, सृजन संवाद के अजीज सदस्य से संबंधित हैं। आप सब जानते हैं कि सृजन संवाद के जितने भी पोस्टर बनते हैं, वो परमानंद रमन जी बनाते हैं। वो स्वयं मूर्तिकार हैं। वो इस मंच पर 2-3 बार आ चुके हैं। कभी-कभी सिर्फ धन्यवाद देने आते हैं और कभी अपनी कला के विषय में भी वो यहाँ आए हैं। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर स्वप्निल की। डॉक्टर स्वप्निल ने कथक नृत्य में पीएचडी की है, और उन्होंने बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, और उनकी गुरु और पीएचडी की गाइड रही हैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ घराना से आती हैं कथक की। जैसा कि हम सब जानते हैं, कथक के बहुत सारे घराने हैं, वो लखनऊ घराने से आती हैं। और जब उन्होंने अपनी पीएचडी की तो उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी, और पीएचडी करने के बाद वो लुधियाना में एक डांस स्कूल में, सेक्रेड हार्ट कॉलेज ऑफ डांस में वो प्रिंसिपल भी काफ़ी साल रही। इस बीच उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। मैं पुरस्कारों की लिस्ट सूची यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इस समय वो बैंगलोर में रहते हुए बहुत सारे वर्कशॉप्स नृत्य से जुड़े हुए, बहुत सारे सेमिनार्स कर रही हैं, दूसरे लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं, और स्वयं भी नृत्य प्रस्तुत करती रहती हैं। तो आज हम कथक नृत्य के बारे में उनके मुंह से, उनकी यात्रा के विषय में सुनने जा रहे हैं। डॉक्टर स्वप्निल सत्यमवदा, प्लीज।
नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो आपने मुझे इस मंच पे सबसे रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया। यहाँ उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैम ने इंट्रोडक्शन दिया, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आरा की बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ और जमशेदपुर भी बिहार का ही एक हिस्सा है। तो एक तरह से मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं वहाँ का हिस्सा हूँ। और मैम से पहले भी मैं मिल चुकी हूँ, विजय मैम से, और मैं अभी पहले वाले वक्ता को भी पहले भी मैंने बहुत लोगों को सुना। तो सृजन संवाद के विषय में मेरी बहुत अच्छी धारणा है। मेरे हस्बैंड से भी मेरी बहुत बातें होती रहती हैं इस विषय में कि आज ये चर्चा हुई, वो चर्चा हुई। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है मैडम आपके द्वारा। तो अपने विषय में आप सबको बताना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज सबकी क्लियर है? सब मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है स्वप्निल जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो एक्चुअली जब मैं छोटी थी, 4 साल की थी, छोटी सी, और मेरी बड़ी वाली दीदी को कथक नृत्य की शिक्षा के लिए मेरी मदर ने एडमिशन कराया था, और वो डांस करने सीखने जाती थी और मैं उसके पीछे पीछे जाती थी। और जब वो घर आती थी तो उसके घुंघरू मैं अपने पाँव में बांध कर और प्रैक्टिस करती थी। वो कभी घर पे प्रैक्टिस नहीं किया करती थी, और डेली उसको क्लास में टीचर कहती थी कि आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो घर आके नहीं करती थी। तो मेरा इंटरेस्ट देख करके जब मैं 6 वर्ष की हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे मेरा एडमिशन कराया कथक में, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और वहाँ आरा में मैं श्री अरविंद कृष्णा जी के संरक्षण में मैंने 6 वर्ष कथक नृत्य की शिक्षा दीक्षा की, और वहाँ से मैंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर का एग्जाम पास किया। तब मैं इतनी बारीकियों को नहीं समझती थी नृत्य की, बस मुझे घुंघरू बांधना, उसकी आवाज, तब उसके साथ तबला, उसके साथ जो संगति होती है, वो सब चीजें बहुत बहुत आकर्षित करती थी। तो मैं अपने गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मुझे डांस में करियर बनाना है। तो जैसे परिवार से मैं थी, मैं राजपूत परिवार से थी, और हमारे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उस समय में, क्योंकि लिए डांस करना बहुत बड़ी बात थी। बट मेरे परिवार से सबने मुझे बहुत स्वतंत्रता दी सीखने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा मेरे गुरुजी सोचते थे कि ये छोटी है, इसको समझ नहीं है, इसलिए ये ऐसी बात करती है कि मैं डांस में करियर बनाऊंगी, थोड़ी ना ऐसे हो पाएगा। तो फिर जब मैं +2 के लिए गई तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पे एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और मैंने वहाँ परफॉर्म किया। तो जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मेरी मम्मी ने धोखे से मेरे फादर को वहाँ बुला लिया, और उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा परफॉर्मेंस देखा, और वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि नहीं, ये बाकी चीजें, इधर उधर की चीजें नहीं सीख रही, ये कोई बहुत ही अच्छी चीजें सीख रही है, जिसकी वजह से इसको बहुत ही रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो जा करके उन्होंने मेरी इस फीलिंग्स को समझा, और उसके बाद से उन्होंने मेरा साथ दिया। और फिर घर आने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम तुमने सुना है? तो मैंने कहा हाँ, मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं मेरे दादाजी के द्वारा भी, और बाकी परिवार वालों के भी बारे में, कि हाँ, किस तरह से मालवीय जी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की रचना की। तो बोले कि वहां पर कथक की शिक्षा दीक्षा होती है, तो तुम्हें अगर सीखना है तो तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो तुम्हें तैयारी करनी होगी। थोड़ा डर गई कि कैसे होगा, क्या होगा, बट गुरुजी का साथ था, उस वक्त तक मेरे साथ थे, और उन्होंने बहुत मुझे पढ़ाया भी और सिखाया भी। और फिर मैंने वहाँ पे एग्जाम दिया, और वहाँ पे सिर्फ 4 सीट थी। तो 4 सीट में अब मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा होगा, क्योंकि जैसे हम लोग थोड़ा सा घराना और ये सब चीजों से बहुत परिचित नहीं थे, बस ये था कि सीख रहे थे। मुझे वहां बहुत दिग्गज दिग्गज लोग आए थे, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी।
लेकिन मेरे सिलेक्शन मेरा हो गया वहाँ पर, 4 में से 1 सीट मुझे मिली। और मेरी वहाँ की गुरुजी थी प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तवा जी। उन्होंने मुझे सबसे पहले जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम बाकी बच्चों से थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन तुम्हें मेहनत बहुत करनी होगी। तो मैंने उस दिन से वो चैलेंज लिया कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है। और फिर मैं वहाँ हॉस्टल में रही, उनसे मेरी शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमें और भी बड़े-बड़े गुरुओं से सीखने का बीच-बीच में मौका मिलता रहता था। तो 3 साल गुज़र गए ग्रेजुएशन में, तो मुझे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस मिलने लगे और बहुत सारे स्टेजेस में परफॉर्म करने लगी और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। और उस वक़्त मेरी दादी आया करती थी हमारे एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे। तो वो जब देखती थी मुझे परफ़ॉर्म करते हुए, तो वो बहुत ही गर्वान्वित होती थी और मुझे गले लगा के कहती थी कि हमारा नाम रोशन कर रही है। और ये सब लोग कहते थे कि देखो डांस कर रही, नाच रही है, बट ये हमारा नाम रोशन कर रही है। और उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं एक क्लासिकल विधा से जुड़ी हूँ, शास्त्रीय विधा से जुड़ी हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ। जब मैं घर जाती थी, तो मेरे जो पैर की एड़ियाँ होती थी, उन पे कई परत जम जाती थी और वो बहुत मोटी हो जाती थी। इतनी मोटी कि कुछ चिबाओ तो शायद सेंस नहीं होता था। और मेरी दादी देखती थी और मुझे पैरों में मेरे मालिश तेल लगाती थी, कहती थी कि कितनी मेहनत कर रही है ये। तो वो सब चीज़ें और ज़्यादा मुझे प्रेरणा देती गई। और मुश्किल था, मेहनत बहुत थी, लेकिन कभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ कि नेशनल स्कॉलरशिप के लिए बुलाया गया। दिल्ली में मैंने एग्ज़ाम के लिए भरा और मैं वहाँ गई फर्स्ट टाइम। और जब वहाँ पर लोगों को देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे डांस देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपका जो डांस है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है और आप किसी एक चीज़ को लेकर के फोकस करो, कोई एक स्टाइल पर फोकस करो। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर आपको और आगे जाना है तो आपको किसी भी एक पक्ष पर दिशा में जाना होगा। तो वो दिशा मुझे अपनी गुरु प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तवा जी से मिला और फिर मैंने उनसे पूरे तन्मयता के साथ सिर्फ उनको साधा किया। मैंने उनकी साधना की, अपने गुरु की जो भी उन्होंने बताया, मैंने उनकी स्टाइल को एक तरह से कह सकते हैं हमारी विधा में कॉपी करना। तो मैंने जैसे बिरजू महाराज जी एक पर्याय थे कथक नृत्य के, तो बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते थे और बहुत सारे लोग राजेंद्र गंगानी जी को फॉलो करते हैं। बहुत सारे कथक नर्तक हैं, नर्तकियां हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। बट जो मेरी गुरु जी का नृत्य था, उसमें ताली से ज़्यादा आंसू से रोते थे। तो मुझे वो चीज़ बहुत प्रभावित की कि ये तो सब लोग करते हैं कि बहुत सारा चक्कर लगा लेते हैं, घूम लेते हैं और फिर लोग बहुत ताली और फिर थोड़ी देर बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब मेरी गुरुजी परफॉर्म करती है तो पूरी ऑडियंस रोती थी। मुझे याद है कि जब वो क्लास में बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी और हम लोग मतलब रोने लग जाते थे। और उनके परफॉर्मेंस में भी हमने ऑडियंस को रोते हुए देखा। बहुत देर-देर तक पूरी शांति हो जाती थी और कोई कुछ कहना नहीं था। बिल्कुल निशब्द हो जाते थे लोग। तो वो कला को मैं छूना चाहती थी। वही उसी चाह से फिर मैं आगे बढ़ी और उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए गई तो मुझे स्कॉलरशिप गुरुजी के अंडर में। और उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे-धीरे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ और मेरी रुचि पीएचडी करने की जगी और मेरी माँ ऑलरेडी थी तो वो चाहती थी कि उनकी भी पीएच करे। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें कोई सोच बनानी होगी, तुम क्या करना चाहते हो। तो चूंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चित्रकला लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स बिल्कुल आमने-सामने फैकल्टीज़ हैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो
विजुअल आर्ट्स में भी थे, तो मेरा आना-जाना लगा रहता था, तो मेरा दोनों कलाओं में रुचि बराबर था। हालाँकि ये तो मेरी अपनी साधना थी, लेकिन मैं मूर्ति को और चित्र को भी बहुत गहराई से समझने की कोशिश करती रहती थी और मुझे एक संबंध दिखता था, 2 तीनों सभी कलाओं में अंतःसंबंध दिखता था। तो मुझे मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे मेरे मन में एक बात है कि मुझे इन सभी कलाओं में संबंध दिखता है। तो उन्होंने कहा कि कैसा संबंध दिखता है? मैंने कहा कि हम कथक करते हैं, कथक में हम माखन चोरी दिखाते हैं। तो हमें पेंटिंग में भी माखन चोरी देखने के लिए मिलती है। हमें राधा कृष्ण की जो लीलाएँ हैं, वो पेंटिंग्स में भी देखने के लिए मिलती है, स्कल्पचर में भी देखने के लिए मिलती है। हम समुद्र मंथन करते हैं कथक में, वही कथक हमें स्कल्पचर में, मंदिरों में देखने को मिल जाता है और पेंटिंग्स में भी देखने को मिल जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सभी कलाएँ जो हैं, वो एक ही चीज़ को आपके सामने लाना चाहती हैं। पहले के समय में ईश्वर को सभी लोग नहीं सुन सकते थे, नहीं देख सकते थे, तो ये नर्तक और नर्तकियाँ जो कथक होते थे, उन लोगों ने इस माध्यम से कि वो स्टोरी बताते थे, कहते थे कथा कहे सो कथक कहाए, इससे शुरू हुआ। तो रामायण की स्टोरी को वो अभिनय करके और अपने भाव भंगिमाओं से कथक लोग कहते थे। तो वो कल्चर को मूर्तिकारों ने भी किया और चित्रकारों ने भी वही चीज़ों को फ़ॉलो किया। तो इस तरह से वो एक तरह से एक-दूसरे से संबंधित हैं और ये मेरी जर्नी रही और उसके बाद फिर मैंने जब रिसर्च में मैं आई तो बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत बड़े-बड़े गुरुओं से मैं मिली और धीरे-धीरे मैं बहुत ही बड़ा समुंदर है और आपको इसमें बहुत जितना भी कहें कि अभी और ये मेरी जर्नी इसी तरह से चलती रहे, ये मुझे अभी भी लगता है और लेकिन चूँकि मैं पीएचडी में इस चीज़ को मुझे बहुत अवसर मिला लोगों से सुनने का और ये बहुत है आपको, जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, सुनते हैं उनकी बातें और उनकी स्टोरी और पहले के लोग जो गुरु होते थे, वो शायद बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं बताते थे। उनकी एक कला ही होती थी कि वो कोई भी चीज़ को स्टोरी में बताते थे। जैसे मेरे गुरुजी भी मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाया करती थी क्लास में कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो अब जब हम उन स्टोरीज़ को याद करते हैं, तो समझ में आता है कि उन्होंने जाने-अनजाने में हमें जीवन को जीने का एक तरीका सिखाया कि हमें किस तरह से जीवन में आगे कठिनाइयों को फेस करना होगा, तो उस टाइम पे हमें कैसे स्टैंड लेना होगा और किस तरह से जब अ, आपको आगे बच्चों को सिखाना होगा, तो किस तरह से आपको उस वो स्टोरी से हेल्प मिलेगा और आप किस तरह से अपने आप को और निखार पाएँगे। तो ये मेरी जर्नी रही। उसके बाद फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी खत्म करते ही मुझे कैंपस सिलेक्शन के थ्रू प्रिंसिपल की जॉब मिली और फिर वहाँ पर मैंने बच्चों को सिखाया भी। बच्चे बहुत अच्छे तैयार हुए वहाँ पंजाब में। तो जब जब मैं खुद जब सिखाना शुरू की, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हुई कि गुरुजी क्या चीज़ें बताती शायद उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। लेकिन वो
परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों के आंख में मैंने आंसू भी देखे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ हिस्सा अपने गुरुजी से ले पाई हूँ और मुझे ये फर्स्ट चीज को ले पाई हूँ। नेटवर्क की समस्या है। हेलो, क्या ऑडिएबल हूँ मैं? हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप जारी रखिए। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कथक के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं हो सकता है नहीं जानते हो, तो मैं आप सबको एक ब्रीफ में कथक के बारे में बताना चाहूँगी। कथक नृत्य यहाँ भारतवर्ष में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएँ हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं और उनमें से एक कथक नृत्य है, जो हमारे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी उत्पत्ति कहते हैं कि कथक की उत्पत्ति कथानकों से हुई है, कि कथानकों को लोग कहते थे रामायण की कथा, स्पेशली जो लव कुश थे, वो कथक कहे जाते थे, क्योंकि वो रामायण को सुनाते थे और उसके साथ में अभिनय उसको प्रस्तुत करते थे। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन है और पुराने समय में ईश्वर की आराधना के लिए मंदिरों में जो सुमंगलीज होती थी, वो कथक नृत्य करती थी। फिर बहुत सारे इन्वेडर्स आए हमारे देश में, बहुत सारे आक्रमण हुए और बहुत सारे मूवमेंट्स आए जिसके द्वारा मंदिर विध्वस्त किए गए। तो उन नर्तकियों को आश्रय के लिए राजाओं के पास जाना पड़ा और दरबारों में रहना पड़ा और वहाँ पर उसको जीवित रखना हुआ। और इस तरह से मंदिर से कथक नृत्य दरबारों की तरफ गया। फिर धीरे-धीरे आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद बहुत सारे गुरुओं ने उस चीज़ को पहले तो राजा के लिए करते थे, फिर धीरे-धीरे इसको स्टेज पर लेके आए और स्टेज पे लाने के साथ-साथ अब के समय में आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पे देख सकते हैं और इंस्टा पे देख सकते हैं। तो इस तरह से कथक का जो जर्नी था वो ये रहा। और कथक नृत्य में की स्पेशलिटी घरानों में है। 3 तरह के घराने हैं बेसिकली, एक तो जयपुर, एक लखनऊ और एक बनारस। तो लखनऊ घराने की स्पेशलिटी है उसका भाव अंग। हमारे एक्सप्रेशन के थ्रू ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें अभिनय व्यक्त किया जाता है किसी भी स्टोरी को। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि माखन चोरी और इस तरह की जो स्टोरी होती है, इसमें कोई सॉन्ग नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ लय और ताल के साथ अभिनय करके बताना होता है कि हाँ, ये स्टोरी हम कर रहे हैं और वो कहकर आपको प्ले करना होता है। तो ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत बार तो हमें म्यूज़िक से सहारा रहता है कि हाँ, ये वर्ड्स हैं, हम बस लिप सिंक करके उस दे अब में थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। खैर अब तो हमें पता है बॉलीवुड के सॉन्ग पे भी कथक कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, एटलीस्ट इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे अभी बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम हमें भी बॉलीवुड सॉन्ग पे करना है। तो मैंने कहा मेरी गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाया, तो मैं भी अभी अभी थोड़ा धीरे चलूंगी। और पहले आप सीखो, लय सीखो, ताल सीखो और फिर देखते हैं आप अपने आप ही कंपोजिशन कर लोगे। तो कथक में करियर भी बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि क्या करियर कैसे इसमें आगे करियर बना सकते हैं। तो आप पहले तो डांस हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल ट्रूप्स हैं जो वो पूरे वर्ल्ड में घूम के अपने परफॉर्मेंसेस करते हैं। उसके अलावा आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टीचिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करते हैं सिखाने के लिए कथक। इसके अलावा फॉरेन में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अब कथक सिखाया जाने लग गया है।
तो वहाँ वो भी एक ICCR के थ्रू आप फॉरेन जा करके भी कथक की शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। और इसके अलावा आप दूरदर्शन, जैसे मैंने भी दूरदर्शन में मैं परफॉर्म करती हूँ, दूरदर्शन में भी आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो ये सब माध्यम है आपके पास कथक में अपना करियर के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी शिक्षा, इस किसी भी कला की शिक्षा से आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस वजह से भी हर बच्चों को इस कला की शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी डिजाइन किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। तो वो हमें समझने का एक मौका देना चाहिए अपने बच्चों को कि हाँ वो सीखें और आगे इसमें अपना करियर बनाएं। धन्यवाद। और कोई सवाल है किसी के मन में? बहुत अच्छा लगा स्वप्निल आपकी बातें सुन करके। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको भी परिवार से ही प्रेरणा मिली, आपके पिताजी से, आपकी माताजी से आपको प्रोत्साहन मिला। बाद में आपकी दादी भी आपकी प्रशंसा करती थी, आपकी देखभाल भी करती थी, आपकी एड़ियों की ज़्यादा चिंता भी करती थी। और इन्होंने जो नहीं बताया वो भी मैं बता दूं कि इनके पति भी चूंकि कला से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी इन्हें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। अन्यथा कितनी लड़कियां शादी के बाद अपनी रुचि को, अपनी कला को जारी रख पाती हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो वो लड़कियों का स्कूल था, और वहां पर जो हमारे केमिस्ट्री टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। बड़े मन से वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, लेकिन बहुत दुखी होते थे। मैं लड़कियों के कॉलेज स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, शायद ही आगे चल के कोई लड़की केमिस्ट बनेगी, शायद ही आगे चल के कोई लड़की रिसर्च करेगी, इनकी तो सारी केमिस्ट्री रसोई में ही समाप्त हो जाएगी। तो वो एक जमाना था जब लोग ऐसा सोचते थे। और सच में मेरे क्लास की बहुत कम लड़कियां आगे चल के कैरियर बना पाई। ये दुर्भाग्य था उस समय का, कहना चाहिए, या उस समय का समाज ऐसा था। लेकिन समाज बदल रहा है और आपको शादी के बाद भी अपनी कला को निखारने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा की बात है। और आपने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया और PhD की, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। शुरू में तो बहुत लोग नृत्य सीखते हैं। यहाँ पर फिर मैं शेयर करना चाहूँगी, मैंने भी 3 साल कथक सीखा और उन दिनों स्टेज पर भी किया। जमशेदपुर के कई स्टेज पर मैंने प्रोग्राम दिया, ग्रुप में भी दिया, सोलो भी दिया, लेकिन मैं उसको अपना कैरियर नहीं बना पाई। शायद उस दिशा में मेरी गति भी नहीं होती, अच्छा ही हुआ उस दिशा में मैं आगे नहीं गई। और आपने जो एक बात कही कि आपने अपनी शैली विकसित की, अपने गुरु के कदमों पर आप चले, वो अच्छी बात है। किसी के पीछे हम चल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी शैली भी विकसित की। और आज आपके नृत्य को देख करके दर्शक जो हैं वो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, जैसा कि आपने अपने गुरु के परफॉर्मेंस के समय देखा था। ये बहुत बड़ी बात है और ये तभी संभव है जब हम अपने स्वधर्म को अपनाते हैं। मैं अंकित के विषय में भी यही कहना चाहूँगी। अंकित चाहते तो बहुत रास्ते उनके लिए खुले हुए थे, उनका परिवार संपन्न था, शिक्षित था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को अपनाया। यहाँ अपने धर्म का कहने का मतलब है जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका एप्टीट्यूड था, जो उनके अंदर की क्षमता थी, जो उनके अंदर की एक विशेषता थी, उस दिशा में उन्होंने काम किया। और इस कारण बिना प्रशिक्षण लिए भी वो इतने सुंदर चित्र बनाते हैं। आपने प्रशिक्षण लिया, लेकिन आप भी स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। इसी कारण आज आपके नृत्य को देख करके दूसरों की आंखें भर आती हैं और आप आगे इसको बढ़ा रही हैं। मैं ये अपने जितने भी मिलने वाले सबसे यही कहती हूँ कि अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और स्वधर्म का अर्थ यही है
कि जिस काम के योग्य हम हैं। कई बार हमें रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसी 24 घंटे में हम अपने स्वधर्म के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल पाए और उसको कैरियर बना पाए, तब तो फिर बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो स्वधर्म के लिए थोड़ा सा समय हम निकाल पाते हैं तो हम अपने जो रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं उसको भी ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे और अपना विकास भी कर पाएंगे। तो जो भी स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, चाहे वो अंकित हो या स्वप्निल हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके चेहरे पर खुशी, इनके चेहरे पर संतोष नजर आता है और जिंदगी में का हासिल भी इन्हें प्राप्त है। बहुत अच्छा लगा स्वप्निल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मुझे कुछ पूछना था विजया जी। जी जरूर जरूर। मुझे जो है चित्रलेखा जी बहुत पसंद थी शुरू से, बचपन से। जी। वो कुछ नृत्य नाटिकाएं करती थी, साउथ की हैं जी। शायद सही नाम ले रहा हूँ, चित्रलेखा? नहीं, उनका नाम लेखा तो था लेकिन चित्रलेखा नाम नहीं था, जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है लेकिन पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। जी हाँ, मैं स्वप्निल जी से मैं पूछ रहा था। वो दरअसल क्लासिकल डांस से वो नृत्य नाटिकाएं करती थी और काफी बड़ा नाम है उनका। नाम पता नहीं क्यों, उनसे इंस्पायर होकर मैंने काफी पेंटिंग बनाई है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात। उस पर कुछ प्रकाश डालें उस तरीके की बात पे। तो स्वप्निल जी, स्वप्निल आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, एक्चुअली ये नृत्य नाटिकाएं मैंने भी बहुत सारे प्रिपेयर किए हैं, ना कि सिर्फ पौराणिक कथाओं से। मैंने रीसेंट टॉपिक पे भी बहुत सारा काम किया है। जैसे कि बीच में पंजाब में जब मैं रही तो मैंने युवाओं को ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हुए देखा, तो मैंने उस पे थोड़ा काम किया कि किस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं और क्या-क्या करके वो वापस निकल सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास था। और उसके अलावा मैंने प्राचीन कथाओं पर बहुत सारा काम किया है। जैसे रामायण की स्टोरी, मारीचवध और सीताहरण, और इसके अलावा हमारे कृष्ण की स्टोरी है जो उन्होंने गोपियों के जो चीर हरण किया था, जब गोपियां नहाने गई थी, उनके ऊपर मैंने काम किया है। माखन चोरी पर काम किया है। तो इस तरह से बहुत सारे कथानकों पर मैंने काम किया है और बड़े-बड़े गुरु लोग भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा टेक्निकली अभी बहुत नहीं इन्वॉल्व हो पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, 2 साल की है। लेकिन बहुत जल्दी मैं भी थोड़ा सोशल मीडिया पर कुछ अपने कॉम्पोजिशंस डालूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि किस तरह से लाइक कथानकों पर काम किया है मैंने और आगे करना है मुझे। राजेश जी, उनका नाम है चंद्रलेखा। जी 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 हाँ, मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ हाँ, उस जमाने में चूंकि दूरदर्शन और उसके अलावा कुछ जानने के लिए पत्रिकाएं ही होती थी, जी तो हाँ, मैं वो जी कटिंग काट के रखता था इसके टाइम में। जी जी। तो हम लोग अब आगे अपने तीसरे वक्ता की ओर चलते हैं और तीसरे वक्ता ने बात शुरू भी कर दी है। उनसे आप परिचित हो चुके हैं। उनका नाम है राजेश एकनाथ पाटिल जी। राजेश एकनाथ पाटिल जी रहते तो इंदौर में है, लेकिन वो अपनी कला के द्वारा पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मैं उनका बायोडाटा देख रही थी। जब मैंने उन्हें बुलाया था तब मैं नहीं सोच रही थी कि वो इतने बड़े कलाकार हैं। मैंने तो बस ऐसे ही उन्हें बुलाया कि चलो हम सृजन सम्मान में बुलाते हैं। लेकिन जब मैंने उनका बायोडाटा मंगाया तो मैं हैरान रह गई। अमेरिका के कितने राज्यों में, कितने स्थानों पर उनकी प्रदर्शनी हुई है, चित्र प्रदर्शनी हुई है। भारत के तो सभी राज्यों में और राजधानियों में उनकी प्रदर्शनी लगी है, सभी गैलरी में उनकी प्रदर्शनी लगी है। उनका जो प्रदर्शनी का जो रिकॉर्ड है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है मुझे, तो एक साल में जिन्हें कितनी कितनी प्रदर्शनियां हुई हैं। कभी उन्होंने सोलो प्रदर्शनी की है, कभी उन्होंने ड्यूएल की है,
कभी उन्होंने समूह में अपना काम प्रदर्शित किया है और भारत भवन में तो उनका बहुत ही बार प्रदर्शन हो चुका है। पिछली बार भी जब उन्हें यहाँ आना था तो हमने उन्हें एक बार पहले भी बुलाया था और उस समय उनकी प्रदर्शनी भारत भवन में चल रही थी, ऐसा मुझे पता चला था। लेकिन उनके फ़ोन के संग गड़बड़ होने के चलते वो हमसे उस बार जुड़ नहीं पाए थे। हम लोगों को बहुत देर इंतज़ार करने के बाद पता चला कि वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। शायद उनका फ़ोन या तो खो गया था या खराब हो गया था। खैर, इस बार हम बुला पाए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। और जब हम उनकी बात करते हैं तो मैं कहूँ, आप उनके मुँह से सुनिएगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, वो अपनी कला में वो चित्रकला पर काम करते हैं। अपनी कला में अभंग पर उन्होंने एक सीरीज़ की है। साथ ही साथ उनकी रचनाओं में, उनकी कला में हरे और लाल रंग की विभिन्न छटाओं को आप देख सकते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को लाते हैं। उनके चित्रों में फीलिंग्स है ज़्यादा से ज़्यादा और उन्होंने साहित्य को लेकर ही अपना काम किया। जैसे अभी उन्होंने बताया भी कि वो नृत्य को भी अपनी चित्रकला में ढालते हैं। उन्होंने कविताओं को अपनी चित्रकला में ढाला है और आज से ही नहीं, उन्होंने 1986 से प्रदर्शनी शुरू की है, तो सीखना उन्होंने उससे भी पहले से ही प्रारंभ किया होगा और 2020 तक उनकी प्रदर्शनियां निरंतर होती रहीं। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना ने बहुत कुछ तहस-नहस कर दिया और फिर से उन्होंने काम शुरू किया है। फिर से वो भाग ले रहे हैं प्रदर्शनियों में। यहाँ पर हम उनके ही मुँह से सुनने जा रहे हैं कि उनकी यात्रा किन-किन पड़ावों से होकर गुजरी, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कौन उनकी प्रेरणा रहे, कहाँ से सीखा या स्व प्रशिक्षित हैं और आज वो खुद कहाँ पर पाते हैं अपने आप को, भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं। मैं उनका बायोडाटा नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा और मैं समझती हूँ कि बायोडाटा बताने पर ऐसे शायद हमारे दिमाग में बहुत कम बातें रह जाएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें सुनेंगे तो वो ज़्यादा अर्थपूर्ण होगा, वो ज़्यादा हमारे मन में अंकित रहेगा। तो हम सुनते हैं राजेश एकनाथ पाटिल जी। नमस्कार मित्रों, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मूलतः मैं इंदौर से हूँ और शिक्षा दीक्षा मेरी इंदौर की ही है। जैसा कि हर बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही इंस्पायर होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं भी अपने माता पिता और मेरे मझले भैया किशोर पाटिल और बड़े भैया नरेश पाटिल मेरे मापदंड रहे हैं, क्योंकि दोनों थिएटर में थे मेरे दोनों भाई। इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं से सीखने को मिला। उसके बाद जो मेरे एक टीचर थे प्रकाश घाटोले जी, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा मेरे एकेडमिक जितना भी मैंने सीखा है। जब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आया तो मुझे एक उस्ताद मिले, उनका नाम था अब्दुल कादिर। हुसैन साहब से बड़े, मकबूल खुदा हुसैन के बड़े चहेते कलाकार रहे हैं वो। तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ ऐसा सीखने को मिला जो स्वाभाविक रूप से चित्र कैसे जीवन में घटते हैं, यहाँ मुझे उनसे बहुत ज़्यादा करीब से देख के सीखना पड़ा। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रेरित करती थी, चूँकि दोनों भाई थिएटर में थे इसलिए साहित्य बचपन से ही पढ़ने को मिला। तो उन दिनों रशियन साहित्य काफ़ी सस्ते में उपलब्ध हो जाता था, उसकी किताबें रादुगा प्रकाशन की आती थी, तो सबसे पहले हमको वही पढ़ने को मिल गई थी सौभाग्य से। और उन दिनों उपहार में भी किताबें ही मिलती थी, अगर आप किसी कंपटीशन में जीतते थे तब भी आपको किताबें ही मिलती थी। तो मुझे याद है मैं 8th में था तो एक
बच्चों की कंपटीशन में मुझे मोहन राकेश जी की किताब आधे अधूरे शायद था नाटक, वो मिला था। ऐसी कई किताबें जो जिनको समझने की क्षमता मुझ में नहीं थी, लेकिन बचपन से पढ़ते हुए उस परिवेश में रहने की वजह से वो धीरे धीरे उस स्मृति का विकास हुआ। स्मृतियाँ कैसे काम करती है ये उस समय तो नहीं पता था, लेकिन इस उम्र में आके मुझे अब लगता है कि कैसे स्मृतियों का दखल हमारे जीवन में होता है और कैसे हम उसको आगे अपने काम में लेके आते हैं। जैसे एक खेल है जो हम बचपन में खेला करते थे, तो उन दिनों मिट्टी के घर होते थे और कबेलू होता था, तो टूटे हुए कबेलुओं पर हम ना स्लेट से लिखा और काटा एक खेल होता था। सीधी सीधी लाइन कलम से बना देते थे और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के देखता था, और जो लाइनें बच जाती थी जिनकी ज्यादा, वो ग्रुप जीत जाता था, समूह। यही काम जो 2007 में एक मेरा सोलो शो हुआ, तब उस तरह की स्मृतियों में जो मेरी बात थी वो उन चित्रों में आने लगी अचानक ही। उस सोलो प्रदर्शनी का शीर्षक था शब्दानुगत। तो स्मृतियों का कैसा आपके जीवन में महत्व होता है, तो एक विजुअल आर्टिस्ट होने के नाते आकार कैसे काम करते हैं चित्रों में, ये मुझे धीरे धीरे वो पढ़ते खुलने लगी उसके बाद 2007 के बाद। कि हम लोग म्यूजियम जाते थे, उसकी स्टडी करते थे, वहाँ पे स्कल्पचर्स की या शिलालेख हैं जो मुझे बहुत रुचिकर रखते थे। बाद में जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली में रहा, तो वहाँ पे भी सेंट्रल म्यूजियम दिल्ली का जाता था मैं, और वहाँ के मिनिएचर को मैंने स्टडी किया। सौभाग्य से काफ़ी अच्छा कलेक्शन था केंद्रीय संग्रहालय का। तो जैसे जैसे मैं उनको स्टडी करते गया, तब मुझे ऐसा लगा कि परंपरा का विवेकपूर्ण चयन अगर हम करें कलाओं में, तो इतना विरासत में हमें इतना सारा मिला है कलाओं में, स्कल्पचर हो, चित्र हो, साहित्य हो, इतना सारा मिला है कि अगर उसका हम थोड़ा भी अंश जो हमारे स्वभाव के अनुरूप होता हो, अगर उसको ग्रहण कर ले, तो वो हमको समृद्ध बनाते हुए जाता है। और वो सीखने की ललक की वजह से मैं ज़्यादातर म्यूजियम, हिस्टोरिकल जो जगह हैं ऐतिहासिक महत्व की, वहाँ जाता था और किताबें पढ़ता था, इस तरह की करके फिर अपनी आर्ट प्रैक्टिस में उनको लाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक हमें दिल्ली के प्रवास के दौरान ही एक गुरु भाई मिले, उनका नाम है सिद्धार्थ, जो थंका थे पहले, बाद में फिर जब वो अपने व्यवहारिक जीवन में लौटते हैं तो एक अच्छे बड़े चित्रकार हैं सिद्धार्थ। इनने जो नेचुरल पिगमेंट है और जो भारत की शास्त्रीय परंपरा है उसको लेके काफ़ी काम किया है, और उनसे जितना भी वार्तालाप हुआ मेरा, और उसके बाद मेरे कामों में बहुत ज़्यादा बदलाव और अपने आप के प्रति जो एक जिम्मेदारी का भाव है वो मैं गंभीरता से समझने लगा कि कैसे कविता, चित्र, दर्शन और उसके पीछे का जो आध्यात्मिक पक्ष होता है वो कैसे काम करता है। और उसके बाद से ही, उसके पहले ही मेरा भक्तिकालीन कवियों की कविताओं पर रुझान रहा है, और मैं उसको लेके प्रयास में होता था कि कैसे कविता का जो आध्यात्म है वो चित्र के आध्यात्म से कैसे घुल मिल सकता है। तो लगातार उसके लिए मैं संघर्षशील रहा, उसको लेके प्रयास करता रहा, और उसकी मैंने कुछ प्रैक्टिसेस की हैं, जो आपको मैं कुछ प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। आप 1 मिनट जरा वो मेरी पार्टनर उसको चालू करिए।
इसको हटाना। अभी पूछिए। अभी आपको दिख रहा है क्या प्रेजेंटेशन का? नहीं, नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है। एक मिनट, आप पूछिए। अभी कुछ आया है? नहीं, नहीं। आप उनको ही बोलिए। विजय जी आपको दिखा है कि आप इसमें चला पाएंगे? हाँ शेयर देखा। आप देखिए। आप देखिए, आप कुछ आया है? हाँ जी, कुछ दिखने लगा। जी आ रहा है। जी जी स्लाइड शो करो। आप दिखाएंगे कि मैं दिखाऊं? ना ये चालू किया है, आ गया। अच्छा ठीक है। जी, ये कुछ मेरे अभंग पर आधारित चित्र हैं। इसमें आप स्क्रिप्ट भी देख रहे होंगे साथ साथ। आखिरी के ऐड किए थे वो कहाँ है? हाँ सेव ही नहीं किया तुमने। हेलो जी 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 दिखाई दी, देखा जी हम जी लोगों ने। जी जी माफ कीजिए, थोड़ा तकनीकी रूप से मैं। नहीं नहीं, हम लोग सब सीख रहे हैं। हाँ जी कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया। हाँ जी हाँ जी। जी तो मेरा मुख्य 2007 के बाद से मैं भक्तिकालीन कवियों की कविताएं, उनके जो अभंग है, जैसे पंजाब में शब्द गाए जाते हैं, उस तरह की जितनी भी धाराएं हैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और उसी वजह से इन दिनों मैं कुछ पिछले कोरोना काल में पूरा समय में पुणे के पास में 2 जगह हैं। एक है देहू, संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म स्थान और कर्म स्थान, और पास में ही आनंदी करके एक जगह है जहाँ पे संत नहीं, देहू में तुकाराम जी का है, माफ कीजिए, तो संत तुकाराम जी का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा है। और पास में आनंदी करके जगह है जहाँ पे ज्ञानेश्वर जी ने की कर्मस्थली रही है। तो पिछले कोरोना काल में मैं वहीं रहा और काफी चूंकि उस धारा में काम करता ही था, तो मुझे वो जो ऊर्जा स्थल है उनके, जो उनके कर्म स्थल रहे हैं कवियों के, तो उस ऊर्जा को मुझे महसूस करना था। तो मैंने वहीं क्षेत्र चुना और पिछले 2-3 सालों से मैं वहीं रह के काम कर रहा हूँ। और सौभाग्य से मैं और एक हमारे मित्र रहे उमेश ठाकर, वो वहाँ के आसपास की जगहों के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। और उनका परिवार जो है संत तुकाराम जी के साथ जो संगत करते थे, झांझ मंजीरे के साथ तो ढोलक के साथ, उस परिवार से हैं वो। तो वो जितने भी आध्यात्मिक संत रहे हैं उनके बारे में काफ़ी उन्हें जानकारी थी। तो पूरे कोरोना काल में मैं और वो काफ़ी घूमे हैं। हम दोनों ने काफ़ी रिस्क भी ली। और उसी दौरान हम लोग पंढरपुर, अक्कलकोट, आसपास की जितनी भी जगह हैं जहां हम सहजता से जा सकते थे,
हम लोग गए और उस पर एक सीरीज मैंने की, जो ये अभंग के सीरीज के बाद कुछ ब्लैक एंड वाइट काम मैंने 2018 से शुरू किए। तो सीरीज का टाइटल था सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। ये एक कवाली है, इसके बोल ये शुरुआत के मुझे बचपन से अच्छे लगते हैं, मुझे इसकी पीछे की वजह नहीं पता। क्योंकि जब हम छोटे थे तो दो त्योहार मनाए जाते थे, एक था हरियाली तीज, शायद हड़ताली तीज बोलते हैं उसको, और एक दूज जिसमें महिलाएं रात भर जागती हैं, उपवास वगैरह करती हैं और हरे रंग की साड़ी पहनती है। तो रंगों से जो एक नाता बना, मतलब जो आपने इसके पहले की जितनी भी मेरी सीरीज रही है उसमें मेहंदी हरे रंग की जितनी भी शेड्स होते हैं, स्पेशली जो मेहंदी कलर होता है, वो मुझे मेरा बहुत पसंदीदा कलर था। तो वो काफ़ी मैंने पेंट किया है उसको। उसकी एक सीरीज, एक स्थिति ये आ गई कि गैलरी ने मुझसे ये कहा कि राजेश, हम किसी को भी तुम्हारा चित्र दिखाते तो एक ही रंग के सारे चित्र मिलते हैं, तो कोशिश करो कि कुछ नए रंग भी उसमें आए। ऐसी स्थिति भी हो गई थी। तो 2018 में मैंने यही जो दोनों त्योहार हैं, जिसमें माता जी का रथ जगह भी होता था, जिसमें देवी की स्तुति गान होता है रात भर। तो एक तो वो पक्ष भी था कि ईश्वर भक्ति के लिए कैसे रात भर जग के भजन गाए जाते हैं। दूसरी एक प्रेम से जुड़ी बात भी है जो टाइटल से जुड़ी है। तो वो दोनों ही बात को लेके मैं काम कर रहा था उसी सीरीज में। और ये होते होते कोरोना आ गया, और जब मैं उधर शिफ्ट हुआ तो पूरे कोरोना काल में एक चीज जो गहरी पीड़ा और जिस संताप और उससे लोग जूझ रहे थे, लोग अपनों लोगों को खो रहे थे, वो चीज अंदर ही अंदर कहीं मुझे गहरे से, लगभग हर कलाकारों को उसने गंभीरता से प्रभावित किया। पर मेरा ये मानना था कि उसका सीधा सीधा इंटरप्रेशन ना होके, जब तक वो रूपांतरित ना हो जाए आप घटना कोई आपके अंदर, नहीं तो वो एक इलस्ट्रेशन भर रह जाती है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे ही कोई घटना हुई और आप त्वरित ही कुछ उस पर रिएक्ट करते हैं, तो शायद वो एक इलस्ट्रेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने उसका इंतज़ार किया, और कोई 1 साल बाद वो मेरे काम में स्वतः आना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो मेरे काम गहरे और काले की तरफ जाते गए, और वो काम चूंकि उसकी स्लाइड में अभी दिखा नहीं पाऊंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उससे। तो धीरे धीरे कैसे वो मुझे घेरने लगा, वो जो उस समय की पीड़ा थी, उस समय का जो दर्द और वेदना था का पक्ष रहा है मानवीय जीवन में, वो कैसे मेरे काम में आया, वो मेरे लिए अपने आप में सीखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा वो पक्ष। क्योंकि आप चीज़ें चुनते हैं, जो जैसे मुझे अक्षरों पर काम करना या ध्वनि पे काम करना, उसके पीछे की संगीत के ऊपर काम करना, नृत्य का, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब मिला जुला ही है। जैसा स्वप्निली जी ने बोला कि कलाएं सारी अंतर संबंधित होती हैं, तो स्पेशली विजुअल आर्टिस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसको उसके जीवन में वो सारे पक्ष उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना साहित्य है, संगीत है, अच्छा थिएटर है, अच्छा नाटक है, अच्छा म्यूजिक है, भले वो क्लासिकल हो या सुगम संगीत हो। तो कलाओं के जितने भी पक्ष हैं वो साथ साथ काम करते रहते हैं हमेशा उसके जीवन में। और ये आपको जितने भी आप इसके एक्सट्रीम पे जाएंगे, जो जितने भी शिखर होते हैं, वो आपको हमेशा समृद्ध ही करते हैं। वो कला के कितने भी पक्ष हो, मतलब विजुअल आर्ट अगर किसी भी पोइट के भी पास होगा तो वो विजुअली ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है। जैसे आप देख भी सकते हैं कि कई अच्छे फिल्मकार हैं, जैसे अकीरा कुरोसावा है, या आपके बंगाल के क्या सेन साहब, उनका नाम अब याद नहीं आ रहा। वो ये जितने भी अच्छे फिल्मकार रहे हैं, ये विजुअल आर्टिस्ट भी रहे हैं। पहले इनने फाइन आर्ट की डिग्री ले रखी थी, तो ये खुद अपने स्केच करते थे, कंपोजिशन बनाते थे कि डायरेक्शन के पार्ट के पहले आर्ट डायरेक्शन में क्या क्या होगा। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनने, जैसे
विजुअल उनको मदद करता है। तो इस तरह की कलाओं की विधाएं भी मेरे काम में काफ़ी मुझे मदद मिली उनसे, और वर्तमान में मैं उन्हीं के ऊपर काम कर रहा हूँ पुणे में रहकर। अभी पुणे से हम लोग पंढरपुर की तरफ कल निकले हैं। तो पास में ही अभी जहाँ रहते हैं तो हड़पसर करके एक जगह है जहाँ पे मेरा स्टूडियो है अभी, तो वहाँ से ही उस यात्रा की तरफ मैं रुक कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा मौका रहा कि आप सबसे मैं ये यात्रा साझा कर पाया, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छा परिवार, एक और मुझे परिवार में लोग मिले हैं और उसमें शामिल होने का मौका मिला। आप सभी का शुक्रिया। मैं बाकी कुछ चीज़ें जो यहाँ शेयर नहीं कर पाया अपने काम की, मैं ग्रुप में उसको साझा कर दूंगा। तो विजया जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज की एक साझा बात ये रही कि हमारे तीनों वक्ता जो कलाकार हैं उनको परिवार से बहुत प्रोत्साहन मिला और परिवार से ही उनकी शुरुआत दी हुई अपनी कला की ओर। ये एक रेखांकित करने लायक इस गोष्ठी की बात हो गई। आपने जो राजेश जी कहा कि स्मृति हमारे अंदर रहती है और कब वो निकल के आएगी और किस रूप में निकल करके आएगी, ये सच में बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जब आपको कह रहे थे तो चूंकि मैं नोबेल पुरस्कारों पर काम करती हूँ, तो नोबेल पुरस्कृत साहित्यकार जो पिछले साल के थे अब्दुल गुरनाह, उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे, वो उपन्यासकार हैं, उन्होंने सारे स्मृति पर आधारित लिखे हैं और हर उपन्यास में अलग ढंग से स्मृतियां उभर के आई हैं। कभी बचपन की स्मृतियां आई हैं और बहुत सालों तक एकदम याद नहीं था, लेकिन अचानक कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उसी को लेके वो उपन्यास लिखते हैं। तो स्मृतियों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने एक और बात कही कि परंपरा का हमें विवेकपूर्ण चुनाव करना है, ये एकदम सही बात है। परंपरा हमारी बहुत समृद्ध है और अगर मनुष्य की परंपरा लें तो पूरे विश्व में परंपरा बहुत ही समृद्ध है। उसमें से हमें चुनना है, विवेकपूर्ण चुनना है, साथ ही साथ जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कुशलता है, जो हमारे स्वभाव के अनुरूप है, उसका हमें चयन करना है। और वही काम आपने किया है। उसी को मैं दूसरे शब्दों में कह रही थी, जिसको आपने स्वभाव के अनुरूप कहा है, मैं उसी को स्वधर्म कहना चाह रही थी। तो यहाँ जो हमारे आज के तीनों वक्ता हैं, तीनों ने स्वधर्म अपनाया हुआ है और इसी कारण वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका काम इसलिए भी यूनिक है क्योंकि आप साहित्य को चित्रकला में ढाल रहे हैं। आपने आध्यात्मिक बातों को चित्रकला में स्थान दिया है और जो भक्तिकालीन कवि हैं उनके साहित्य को आप कलाओं में लेकर के आए हैं, अपने चित्रों में लेकर के आए हैं। और ये देखिए, जो माता का रथ जगा होता है या हरतालिका तीज, उत्तर प्रदेश में भी हरियाली तीज होती है और स्त्रियों का त्योहार है। और हमारे यहाँ रथ जगह और भी कई का मौके पर होता है। शादी विवाह के समय भी रथ जगह होता है और भी कई त्योहारों में रथ जगह होता है। लेकिन अक्सर उसको धार्मिक कह के आजकल उसको किनारे कर देते हैं। और किस तरीके से आपने वहाँ से चीज़ें उठा करके उसको चित्र में ढाला है, ये एक बिल्कुल अनोखी बात है। आपने कोरोना काल की बात की। सच में कोरोना काल बहुत ही भयंकर काल था। 2-2.5 साल में पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हुआ, हमारा अपना निजी नुकसान हुआ, आसपास हमने नुकसान देखे, लेकिन वहाँ पर भी हमें साहित्य और कलाएं ही सहारा देती रहीं। और आपने भी उस समय का कितना अच्छा उपयोग किया है। बहुत रिस्क था, लेकिन उसका भी आपने सकारात्मक प्रयोग किया, सकारात्मक उपयोग किया और उसका फल हम देख पा रहे हैं। आपने किस तरीके से उस बुरे काल को
अच्छी कला में रूपांतरित कर दिया। ये सोचने, सीखने और समझने की बात है। और जो एक और बात आपने कही वो ये है कि जब भी कोई घटना घटती है तो तत्काल उसकी अभिव्यक्ति कला या साहित्य में कर देना वो इलस्ट्रेशन ही है, क्योंकि आप जब तक पचाते नहीं है, कोई भी घटना घटती है, कोई भी अनुभव होता है, तो वो हमारे भीतर जाना चाहिए, हमारे भीतर पचना चाहिए, और पचने के बाद वो रूपांतरित होकर के बाहर आना चाहिए, तब उसका स्थायी महत्व होता है। अन्यथा तुरंत का तुरंत हम उसको दिखा देते हैं, तो वो ठीक है, एक कुछ लोग करते हैं और वो चलता भी है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जैसे अच्छे साहित्य को, अच्छी कला को, अच्छे सिनेमा को हम भकोस नहीं सकते हैं, तुरंत नहीं खा सकते हैं, उसको हमें आराम से चुभला चुभला के खाना, और बाद में जुगाली भी करनी है, बाद में उसके ऊपर चिंतन मनन भी करना है, तो वो तब जाकर वो क्लासिकल बन पाता है। ये सही बात है कि जब भी कोई अनुभव होता है, कोई घटना घटती है, तो उसे देखना, उसे दूर से देखना, उस पर चिंतन मनन करना, उससे आत्मसात करना और फिर उसे अभिव्यक्त करना अपनी कला के माध्यम से, वो स्थायी महत्व की होती है, ऐसा मुझे लगता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। आज का सच में कार्यक्रम बहुत ही सफल और सार्थक रहा है। हम अंत की ओर जा रहे हैं और हमारे साथ गीता दुबे जी जुड़ी हुई हैं, जो कि कहानीकार हैं, बहुत सुंदर कहानियां लिखती हैं। उन्होंने यहाँ पर कहानी पढ़ी भी है, और सबसे बड़ी बात है वो ऐसे ग्रुप की सदस्य हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है मैं उनके ऊपर निर्भर करती हूँ। जैसे कि आज के लिए मैंने कई लोगों से बात की कि धन्यवाद ज्ञापन कौन करना चाहेगा, लेकिन होता ये है कि आजकल संडे को भी लोग इतने व्यस्त हैं। एक तो वेबिनार तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो लोग सर्विस में हैं, आजकल सर्विस जो है वो 24 आवर का काम हो गया है, खास करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और अधिकतर लोग मेरे संपर्क में जो है वो शिक्षण डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए हैं। तो संडे को भी उनको स्कूल या कॉलेज में जाना है, कुछ करना है, कॉपियां चेक करनी है, या प्रश्न पत्र बनाना है, या सेमिनार करना है। तो मैंने 4-5 लोगों से बात की, वो लोग कभी भी ना नहीं करते, लेकिन मजबूरी थी, वो नहीं आ पाए। और जब मैंने गीता जी को कहा तो उनका भी एक कार्यक्रम था, इसी समय पर था, लेकिन उन्होंने वो ऐसा कर पाई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उस कार्यक्रम को शिफ्ट किया और वो हमारे साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी गीता जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और भविष्य में भी इसी तरह हमें उबारती रहे आपातकाल में। जी गीता जी। जी, आप सबों को नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। सही में आज की गोष्ठी सार्थक गोष्ठी रही, ज्ञानवर्धक रही। गीता जी एक सेकंड, हम लोग सब लोग एक बार अपना ऑन कर लेंगे कैमरा, ताकि एक ग्रुप फोटो हम ले पाए। सबका अगर ऑन रहेगा कैमरा, सबका चेहरा दिखाई देगा, तो हम लोग एक ग्रुप फोटो ले पाएंगे। जिसके पास भी अच्छा कैमरा हो, मैं जानती हूँ यहाँ पर संज्ञा बैठी है, संज्ञा के पास बहुत अच्छा कैमरा है, अगर एक ग्रुप फोटो ले लेंगे तो एक रिकॉर्ड हमारे पास है। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन अगर लेंगे तो एक और हमारे पास स्टिल फोटोग्राफ भी हो जाएगा। गीता जी भी ले रही हैं, ठीक है। राकेश जी आप भी ऑन कर लीजिए कैमरा, और भी बाकी लोग भी प्लीज। रमन जी आप भी ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, ताकि एक ग्रुप फोटो आ पाए। अभी भी कुछ लोगों का ऑन नहीं है, प्लीज ऑन कर लीजिए कैमरा। या थैंक यू, थैंक यू। हाँ राकेश जी अब आए हैं। संज्ञा फिर से एक बार। थैंक यू। या गीता जी सॉरी। जी जी, ओके।
अ, तो मैं एक बार फिर आप सबों को नमस्कार करती हूँ। सही में आज की गोष्ठी सार्थक रही, ज्ञानवर्धक रही और हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहले युवा कलाकार अंकित उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने शुरू में कहा कि वो पहली बार अपनी चित्रकला के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि आपको सुनना हमें अच्छा लगा और एक कलाकार की मनोवृत्ति को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और वीडियो में हमने आपके चित्र को देखा, आपने गांव को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है और साहित्यकारों का चित्र निराला, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान और यहाँ तक कि लता मंगेशकर, तो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं कथक नृत्यांगना स्वप्निल स्वयंवदा जी को भी धन्यवाद कहती हूँ। उन्होंने अपने नृत्य की जर्नी को बहुत ही सहज और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उनकी भी शुरुआत घर से ही हुई और उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनके पैर में छाले पड़ जाते थे। तो मैं कहूँगी कि सचमुच किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। और मैं उन्होंने फिर साथ में नृत्य की, कथक नृत्य की उत्पत्ति और बहुत सी जानकारी दी। तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं विश्वविख्यात चित्रकार राजेश एकनाथ जी की भी आभारी हूँ। इनकी भी शुरुआत घर से ही हुई, इन्हें घर से ही प्रेरणा मिली, फिर उन्होंने अपने गुरु से सीखा, उन्हें अपने गुरु से प्रेरणा मिली और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इनकी कला आगे बढ़ती गई और वो आज भी अपनी कला के प्रति समर्पित हैं और काफ़ी प्रेरणा मिली मुझे इनकी, जो इन्होंने बताया अपने बारे में। और ये इनकी जो भावनाएं चित्र के जरिए हमने देखा, थोड़ी सी वो क्लियर नहीं थी लेकिन अच्छा लगा। इनका पसंदीदा रंग हरा है, तो हरा तो खुशहाली का प्रतीक है और ये बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमारे जो सृजन संवाद के पोस्टर बनाते हैं परमानंद रमन जी की भी आभारी हूँ, जो कि हर एक सृजन संवाद की पोस्टर बनाते हैं और काफ़ी आकर्षक रहता है इनका पोस्टर, तो मैं उनकी आभारी हूँ। और मैं सृजन संवाद से जुड़े प्रत्येक सदस्य की आभारी हूँ जिन्होंने इसे सुना और आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं पत्रकार भाइयों के अखिलेश्वर पांडे जी की और कन्हैया जी की और सभी पत्रकार भाइयों की बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि हमेशा हम सृजन संवाद गोष्ठी को अखबार में प्रकाशित करते हैं और यह और भी लोगों तक हमारी बातें पहुँचती हैं। मैं विजय मैम की विशेष आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे यह मौका दिया धन्यवाद ज्ञापन का, और मैं इसलिए भी आभारी हूँ, मैं आपके लगन और आपकी कर्मठता की प्रशंसा करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, और आपकी वजह से ही महीने में एक बार हम सब आपस में जुड़ पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने एक बार ग्रुप में लिखा था कि फिजिकल मीटिंग भी, ऑफलाइन मीटिंग भी जमशेदपुर वासियों के बीच होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम सब इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को मिस करेंगे, ये बात तो है। तो एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी। असल में हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 3 महीने में एक बार मिलेंगे और उसको भी ऑनलाइन कर देंगे, और साथ ही साथ बाकी महीनों में हम ऑनलाइन गोष्ठी जारी रखेंगे।
अच्छा। तो हम विश्व से जुड़े रहेंगे। अब तो विश्व से कटने का सवाल ही नहीं, चस्का लग गया है हम लोगों को। और मैं अपनी ओर से 2 और लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। उमा शर्मा जी को, दोनों ही हमारे ग्रुप के सदस्य हैं। उमा शर्मा जी को मैंने समस्या बताई कि रिकॉर्डिंग की समस्या आ रही है, तो उन्होंने इधर-उधर फोन खटखटाया होगा शायद। और एक और सदस्य ने आगे बढ़ के इस जिम्मेदारी को लिया है, वो है दिल्ली से इला भूषण जी, जो कि रिकॉर्डिंग कर रही हैं। और इस कारण ये पूरी गोष्ठी कैद हो जाएगी कैमरे में और हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। हम अपने YouTube में भी डाल पाएंगे। इन दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग जुड़े हैं सबका धन्यवाद। थैंक यू। जी। मैंने कुछ कार्यक्रम YouTube में देखा है सृजन संवाद का, और मैंने उसे सब्सक्राइब भी किया है। जी, असल में मैं कर नहीं पाती हूँ, कई काम आ जाते हैं ना, तो उसको YouTube, बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको YouTube पर डालना है। तो अगर कुछ सदस्य आगे आएंगे और कुछ जिम्मेदारी ले लेंगे, तो सृजन संवाद बहुत ऊंचाई पर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जी जी, जैसे ये वो सब किस तरह से होता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। जी हाँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अपने लिखने पढ़ने से ही मेरा वास्ता था, लेकिन धीरे-धीरे सीख रही हूँ। तो अभी YouTube पे डालना सीख लिया, लेकिन समय का अभाव रहता है, क्योंकि मेरे पास लिखने की बहुत जिम्मेदारी रहती है। पढ़ना मेरा शौक है, और लिखने का कई बार दबाव भी रहता है कि किसी पत्रिका को देना है तो डेडलाइन भी रहती है, किसी न्यूज़पेपर को देना है। तो इस कारण भी लिखने के अलावा ये जब काम करने हैं तो उनके लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास रखी हुई है, अगर कोई सदस्य आगे बढ़ कर के इसको YouTube पर डालता है, तो सृजन संवाद का अपना YouTube भी है, अपना ये कहते हैं ईमेल आईडी भी उसका है। और आगे भी रिकॉर्डिंग के लिए अगर इला जी हमारी सहायता करती रहेंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो मैं चाहूँगी कि कैसे रिकॉर्डिंग हम कर पाएंगे। किसी ने बताया कि गूगल मीट खरीदने पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। पिछली बार ये चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने कहा हम लोग अगर बहुत महंगा नहीं है तो हम मिल करके खरीदेंगे, लेकिन अभी इला जी ने बताया कि वो लोग शायद बेच नहीं रहे हैं, मतलब बेचने के बाद भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरी समझ में आया है। तो पता करना है कि हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। और 115वीं गोष्ठी जो कि जुलाई में होगी, वो हम सिने निर्देशकों पर करने जा रहे हैं। मेरी कुछ सिने निर्देशकों से बात हो रही है, गौतम घोष से मैं बात कर रही हूँ, और हमारे ही ग्रुप के सुदीप सोहनी हैं, जिन्होंने अभी हाल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो FTI से पढ़े हुए भी हैं, तो उनसे मैं बात कर रही हूँ। और एक और केरल के फिल्म निर्देशक हैं, जिन्होंने संस्कृत में फिल्म बनाई है, संस्कृत में जो कि फिल्में नहीं बनती हैं। और चूंकि मैं जूरी मेंबर थी तो उस फिल्म को मैंने देखा है, और जूरी मेंबर होने के चलते उनका व्हाट्सएप नंबर भी मुझे मिला, तो मैंने उनसे भी संपर्क किया है। तो जुलाई में 3 फिल्म डायरेक्टर्स को हम बुलाने वाले हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी जुड़ेंगे ताकि हम उनकी बात भी सुन सके, उस कला का भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो सके। और आपके संपर्क में जो भी कलाकार हैं, जो भी साहित्यकार हैं, जिनको हम सृजन संवाद में आमंत्रित कर सकते हैं, हम सदस्यों को तो बुलाते ही हैं, लेकिन बाहर के लोगों को भी हम जोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव मुझ तक पहुंचा दें ताकि हम विचार विमर्श करके भविष्य में उनको भी बुला सकें। और मैं चाहती हूँ कि सहयोग ये बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जिनसे मैं परिचित नहीं